बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूं मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के जो हमारे गेस्ट हैं, एजुकेशनल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब आपके टाइम का। सबसे पहले ज़िया साहब, चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ इसमें है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा सवाल सबसे पहला ये है, पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो चुके हैं। इन 78 साल के बाद भी पाकिस्तान में 2.5 करोड़ जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। तो कहाँ पे आप देखते हैं मसला कहाँ पे है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में मसला है, हमारे पास वो बजट उस तरह वसाइल की कमी है, या फिर हमारी ये तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं है कि हमने जो अपनी जो है एजुकेशन को प्योरिटी बेस पे रखना है। अगर जस्ट हम वसाइल की ही बात करें, जो हमारी गवर्नमेंट यही कहती रहती है कि वसाइल कम हैं, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री में शुमार होते हैं, तो हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं श्रीलंका की और बांग्लादेश की, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है। हमारे पास इंडिया की भी एग्जांपल है, उन्हीं के साथ हम साइड से हमारा जो है पार्टीशन हुई है। तो कहाँ पे इशू आ रहा है? देखिए, किसी भी घर में जो प्रायोरिटी होती है उसको कभी वो अनफुलफिल नहीं होती, हमेशा वो फुलफिलमेंट हो जाती है उसकी। तो अगर जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी कि हमने इसको प्रायोरिटी बनाना है, ये सारे बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। ये किसी भी गवर्नमेंट की या किसी भी लीडर्स की, बेसिकली तो ये चूँकि प्रॉब्लम लीडर्स की है, हम वो कौम है जो लीडर्स को फॉलो करते हैं। लीडर्स की प्रायोरिटी नहीं रही है जितने भी लीडर्स आए हैं। और अगर कोई लीडर इसको प्रायोरिटी बना लेगा तो आने वाले 5 सालों में या उसके आने के 5 सालों के बाद ये ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी बन भी जाएगी, और ये जो हमारा लिटरेसी रेट है ये शूट करके कहाँ आसमान पे चला जाएगा। और उसका अच्छा, अब देखिए, इनको ये तो इनको मालूम है कि हमने इनको एजुकेट नहीं करना, आम लोगों को, हमारे लीडर्स को ये मालूम है, लेकिन इनको दूसरा एंड नहीं मालूम है कि अगर हम इन्हें एजुकेट कर देंगे तो ये हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए कितना बेहतर होगा, एक कितनी रिसोर्सफुल वर्कफोर्स रेडी हो जाएगी, कितना ऐसे समझदार स्किल्ड वर्कर्स ऐसे रेडी हो जाएंगे जो दुनिया भर से पाकिस्तान को रेवेन्यू ला के दे सकेंगे। तो जब आप इसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे, जब आप इसको प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, जब आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो फिर ये जो पाकिस्तान में इस वक्त 26 मिलियन का डाटा आ गया है, 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, ये तो फिर एक तरह से वो रिसोर्स है जो आप बेकार कर रहे हैं, जो ज़ाया कर रहे हैं आप, जो अल्लाह ने आपको एक दिया है, रिसोर्स दिया है, ख़जाना दिया है, और आप उसको कह रहे हैं कि ये हमारे लिए वैल्यूएबल ही नहीं है, हमने इसके ऊपर काम ही नहीं करना, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें ये ऐसा ही चाहिए। और इंसान तो जब तक उसके जहन को इन्फॉर्मेशन ना मिले, जब तक वो एजुकेट ना हो, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता। ठीक है। UNICEF की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 9.7 मिलियन तकरीबन जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और सिंध में 7.4 है, और खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो 4.5 है, बलूचिस्तान में 69% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो गवर्नमेंट जो है, हमारा जब बजट आता है तो बजट में, अभी के बजट की अगर मैं बात करूँ तो 0.8% इन्होंने एजुकेशन के लिए रखा है, जबकि आलमी मेयार के मुताबिक आपको 4 to 6% जो होता है आपको टोटल बजट का वो उसके लिए एलोकेट करना होता है। तो हमारा जो है मतलब ये जो सूबे हैं, जब हर सूबे का वज़ीर आला कहता है कि हम अपने सूबे के लिए ये कर रहे हैं, पंजाब की अगर बात करूं तो मरियम नवाज़ कहती है कि हम अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए ये सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो फिर भी इतने बड़े लेवल पे जो है वो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और हमारा जो ग्राफ है वो डे बाय डे ऊपर आने की बजाय नीचे आ रहा है। तो क्यों ऐसा है, और इसको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं? मरियम, देखिए, ये तो जो आजकल सिस्टम आप सारा देख रही हैं ना, ये तो एक मार्केटिंग का एक वो तरीक़ाकार है जिससे कि आपको मार्केट मिलेगी, या जो भी उसको लीड कर रहा है, जो भी हमारी वज़ीर लीड कर रही है, कोई भी कर रहा है, उनकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी हो रही है कि हम बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को AI भी पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को हम नवाज शरीफ स्कूल भी जो कि नए स्ट्रीमलाइन हो गए, हम बच्चों को फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरा एंड ये है कि 10 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। दुनिया भर में एक रूल अप्लाई किया जाता है कि जिन बच्चों को पढ़ाने का सबसे आसान तरीक़ाकार ये है कि आप उनको रट्टा लगवा दें, या उनको वो चीज़ रिमेंबर करवा दें, याद करवा दें, जैसे कहा जाता है। हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी मैथ्स बच्चे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ हम ये सबसे आसान तरीक़ाकार फॉलो करते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है, और 2-4 ममालिक होंगे, वरना पूरी दुनिया में बच्चों की रिमेंबरिंग के ऊपर, यानी रट्टे के ऊपर या रोट लर्निंग को डिस्करेज किया जाता है, बच्चों को कॉन्सेप्शनल लर्निंग के ऊपर लेके आया जाता है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो कि वो सिर्फ इसको एज अ मार्केटिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनको बच्चों की एजुकेशन से कंसर्न नहीं होता। उन्हें अगर 10 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको आज कल रिपोर्ट आई एक अदारे की, जिन्होंने बताया कि 10 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट आई,
आपने अभी जैसे अपने प्रोग्राम में बताया, कितने लोग ये सुन लेंगे, लेकिन जो उनकी मार्केटिंग टेक्निक है उसमें ये है कि जो हम बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो हम बच्चों को लैपटॉप्स दे रहे हैं, जो हम बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ये कितना बड़ा काम है। अब आप उसकी मार्केटिंग की रेशो या उसका हुजम देख लीजिए, और आप इस मार्केटिंग जो एक प्रॉब्लम है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है यूनिसेफ के ज़रिए या एक पाकिस्तान के इदारे ने इसको डिस्क्राइब किया, उसकी मार्केटिंग देख लें। कितने लोगों को पता होगा? आपको पता लग गया, मुझे पता लग गया, हमारे तवज्जुह से कुछ लोगों को और पता लग जाएगा। पूरे 28 करोड़ लोगों को ये बात नहीं पता लगेगी। जो फ़र्ज़ करें पंजाब में 12 करोड़ लोग रहते हैं, 12 करोड़ को ये बात नहीं पता लगेगी, लेकिन जो यहाँ पे 1 लाख लैपटॉप दिए जा रहे हैं 1 लाख बच्चों को, उसका लोगों को पता देखें कहाँ प्रमोशन पे जा रहा है। लेकिन ज़िया साहब वही तो प्रॉब्लम है कि हम अपनी शोहरत, तशहीर और एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। हम रूट कॉजेज़ को नहीं फाइंड आउट करते कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, और क्या हम ये चीज़ें वो वाकई एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती हैं, वो प्रॉब्लम जो जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अगर हमने लैपटॉप किसी को दिया है तो उसके साथ पिक्चर लगा के सोशल मीडिया पे लगा के और लोगों को ये बताना कि हम ये लैपटॉप दे रहे हैं। आपके कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जो इस तरह आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं बताते। इस तरह की रिपोर्ट्स अगर आम बंदे को पता चलती हैं तो उसके लिए कितना बड़ा शॉकिंग और टर्निंग पॉइंट होगा कि ये तो कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्या है? देखिए बराबरी कहाँ गई फिर? अगर आपने एक बच्चे को लैपटॉप दे दिया 1 लाख रुपए का और एक बच्चे को आपने एजुकेट ही नहीं किया, तो इन दोनों में बराबरी बताइए, इक्विवेलेंस बताइए। वो तो महरूम रहा एजुकेशन से, वो तो ABC पढ़ने से भी महरूम है, उसको तो ABC के अल्फाज भी नहीं आते, उर्दू के भी अल्फाज नहीं आते, और एक तरफ आप उनको लैपटॉप दे रहे हैं। आप पहले तो देखें, किसी भी रियासत का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो बच्चे की बुनियादी तालीम है उसको पूरा किया जाए। बुनियादी तालीम क्या है कि बच्चा इस काबिल हो सके कि उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर एक्टिव हो जाए, वो काम कर सके, समझ सके, उसके अंदर लाइफ स्किल्स हों, उसको ज़िंदगी गुजारने के तरीके आते हों। और हमारा जो करिकुलम बना हुआ है वो तो सिर्फ रोट लर्निंग के ऊपर, रिमेंबरिंग के ऊपर बना हुआ है। उसमें ना लाइफ स्किल्स हैं, ना ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं, ना ही कोई डेली लाइफ एप्लीकेशन है। और ये तो बात तरबियत पे काम नहीं करते। तरबियत पे कोई काम नहीं। अब लेकिन ये तो एक अलग बात होगी ना कि एजुकेशन होना क्या चाहिए, लेकिन एक वो बच्चा जिसने ABC नहीं पढ़ी है, जिसने सेंस ऑफ ह्यूमर ही अडॉप्ट नहीं की है, जिसको सिविक सेंस ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है मैंने अपने मुल्क के लिए क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक दिमाग है, मेरे पास पूरी बॉडी है, मैं कौन सी स्किल हासिल कर सकता हूँ, और मैं इस ब्रेन से क्या काम कर सकता हूँ। जिन्होंने गाड़ी ईजाद की उनके पास भी यही सब कुछ था, ब्रेन भी यही था। जिन्होंने लाइट ईजाद की उसके पास भी यही सब कुछ था। जिसने न्यूटन ने जो कुछ भी ईजाद किया उसके पास भी यही सब कुछ था। निकोला टेस्ला ने भी जो इजादात की, 200 से ज़्यादा इजादात उसके पास से बरामद हुई, तो पता लगा कि इसने 200 इजादात कर ली हुई हैं, उसके पास भी ये चीज़ें थी। लेकिन आप पहले बच्चों पे काम तो करें। 25 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल होना, यानी फ़र्ज़ करें मैं एक घर का सरबराह हूँ, मेरे 10 बच्चे हैं और मेरे 6 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और 4 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए मेरी गलत बात है, तो मेरी खामी है। तो इस वक्त यही सूरत हाल है। आपके अगर इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 करोड़ बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं और 1 करोड़ बच्चा आपका आउट ऑफ स्कूल है, तो ये तो आपकी खामी है, ये तो बहुत बड़ी खामी है। ये बच्चे भी आप ही के हैं, इसी मुल्क के हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। ये बच्चे भी इसी मुल्क के हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। इनका कसूर ये है कि इनके पास बेसिक ज़रूरियात के पैसे भी नहीं हैं और ये खुद कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये आप पे डिपेंडेंट है, आपने उनको अल्लाह से छोड़ दिया कि जो खुद करना है वो आप कर लीजिए। तो दोनों स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आइन के आर्टिकल 25A के तहत बच्चों की जो एजुकेशन है 16 साल की उम्र तक, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसीलिए स्टेट आपसे टैक्स लेती है। स्टेट आपसे जो टैक्स लेती है, आपने टैक्स दिया या मैंने दिया या जिसने भी दिया टैक्स, यहाँ आप डबल रोटी लेने जाएं, ब्रेड लेने जाएं, कुछ भी लेने जाएं, आपने टैक्स देना है। वो टैक्स लेने का मकसद होता है कि आप स्टेट आपको ये फैसिलिटेट करेगी, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें हॉस्पिटल है, जिसमें रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब स्टेट ने आपको करना होता है, सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें स्टेट ने आपको देनी होती है। तो वो जो 1 करोड़ बच्चा है जिनके पेरेंट्स हैं, आखिर वो भी कोई काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी फील्ड में एंगेज होंगे, वो भी कहीं ना कहीं टैक्स दे रहे होंगे, तो आपने उनको क्या दिया? अब ये वाली जो बात है कि उन 1 करोड़ बच्चों को कुछ नहीं दिया, ये हमारी असम्बली में 500 लोग हैं, वो भी कोई बात नहीं करता। उन्हीं के इलाकों में वो लोग हैं, वो चाहते नहीं। देखें, एक्चुअली ये जो पूरा कार्टेल है, ये नहीं चाहता कि लोग पढ़ लिख जाएं। अगर पढ़ लिख जाएंगे फिर वो सवाल करेंगे आपकी तरह। जब वो सवाल करेंगे, मुझे जवाब देना पड़ेगा, मेरे पास जवाब नहीं होगा, मैं वहाँ पे पकड़ा जाऊँगा। तो इतने पागल तो नहीं है कि वो हमें पढ़ा लिखा के इस काबिल कर दें कि हम आप उनसे सवाल करने शुरू कर दें। इस बात की तो मैं तारीफ़ करता हूँ कि वो बिल्कुल ऐसे नहीं। मेरे एक एजुकेशनल मिनिस्टर के साथ मेरा प्रोग्राम था, तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया, तो कहते गवर्नमेंट
इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको इस काबिल बना दे कि आप उनसे सवाल करें जी। कि ऐसा क्यों है। तो अच्छा, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है हमारे इतने बच्चे बाहर हैं। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें, हम कंपेयर करें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स का और उसका सिलेबस कंपेयर करें और उसका जो एनवायरनमेंट और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों को जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उसको अगर हम कंपेयर करें, उसको किस तरह देखते हैं? ये इस सिस्टम में कितना बड़ा जो है आपको लगता है कि ये बैरियर है इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए? देखिए मरियम, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे या आज जो हैं, आज जी। से 30 साल पहले, 40 साल पहले बड़े अच्छे स्कूल थे। हुँ, यहाँ से बड़े बड़े काबिल लोग निकले और उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी सर्विसेज दी, पाकिस्तान से बाहर बड़ी सर्विसेज दी। फिर इसका ग्राफ गिरना शुरू हुआ और प्राइवेट स्कूल ने अपनी जगह बनानी शुरू की। हुँ, इस वक्त अगर आप किसी भी जगह चले जाएं, आप गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से गुजरें, इस तरफ दोनों तरफ मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी हुई हैं, सबके सीईओज निकाल लें, कोई एक भी गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ होगा। ये एक सिंपल एग्जांपल है। ठीक। आप जितने बैंक्स हैं उनको उठा लें, इनसे मिलने जाके, कोई एक भी आपको गवर्नमेंट स्कूल का नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ने अपने म्यार को खुद इतना नीचे गिरा दिया कि जो उसके ऑल्टरनेटिव एक और स्कूल सिस्टम चल रहा था जिसे प्राइवेट स्कूल सिस्टम कहा जाता है, उसने इंटरनेशनल अडॉप्शन की, दुनिया में होने वाली चेंजेस को अडॉप्ट किया, अपने अंदर इनकैलकुलेट किया और बच्चों को उससे मुज़य्यन किया। जब वो चीज़ें उनको मिली तो उन बच्चों को पाकिस्तान में भी अप्रिशिएट किया गया और पूरी दुनिया में भी अप्रिशिएट किया गया। लेकिन गवर्नमेंट ये पॉलिसीज़ नहीं बना सकी, गवर्नमेंट ये इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकी, गवर्नमेंट ये स्टेप्स नहीं ले सकी जो कि आज तक नहीं लिए जा सके हैं। और देखिए, जो प्राइवेट स्कूल चला रहा है वो कौन है? वो भी मेरी तरह का बंदा है। और जो गवर्नमेंट स्कूल चला रहा है, जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है, वो कौन है? वो भी मेरी तरह का बंदा है। हम दोनों पाकिस्तानी हैं, हम दोनों पाकिस्तान में रहते हैं, हमने यही चीज़ें पढ़ी हैं, यही करिकुलम पढ़ा है। हम वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और है, यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और है। तो इस सारे सिस्टम को अगर थोड़ा सा ओवरऑल जो भी लोग देख रहे हैं समझें, तो इसमें सिस्टम फेलियर है। ये सिस्टम फेलियर है। अगर एक सिस्टम कामयाब हो सकता है थोड़े से पैसों से प्राइवेट स्कूल ओनर्स के जरिए, तो एक इतना बड़ा सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, जहाँ कनालों में स्कूल हैं, जहाँ टीचर्स की सैलरीज बहुत अच्छी हैं, बड़े हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, वो क्यों नाकाम हो गया जी? इसका आंसर क्या है जी? तो ये सिस्टम फेलियर है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर परवान चढ़ें, आगे बढ़ें, उनको नया करिकुलम दिया जाए, वो दुनिया का मुकाबला कर सकें और पता लगे गूगल का जो सीईओ है वो पाकिस्तान से है। हम इंडिया पे ही खुश हैं, उनका ही ठीक है, हमें नहीं चाहिए। सही। तो सिलेबस हमारा जैसे हम देख रहे हैं कि जितनी तेज़ी से दुनिया तरक्की कर रही है और एआई और इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रही है, तो कितना आउटडेटेड है हमारा सिलेबस। और अगर यही सिलेबस हम पढ़ते रहे, हमारे बच्चे भी पढ़ते रहे, तो आने वाले 10 सालों में हम कहाँ खड़े होंगे? क्या हम कम्पीट कर सकेंगे उस रेस में? देखिए मरियम, जो हमारा अभी तक का जो सिलेबस है, ये वही सिलेबस है जो आज से 40-50 साल पुराना है। और इसमें ये क्लेम करना कि हमने इसको चेंज कर दी है, अपग्रेड कर दिया है, हमने उसके अंदर मटेरियल चेंज कर दिया है। पहले अगर वो सुरैया का घर था तो आज वो बानो का घर कर दिया हमने, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि हमने बच्चों को रिमेंबरिंग करानी है, रट्टा लगवाना है, याद करवाना है। जब बच्चे को कहा जाए कि किसी भी टॉपिक पे आप ऐसे लिखें या कोई आप उसके ऊपर कोई भी केस स्टडी बनाएं, तो वो एज इट इज़ होनी चाहिए जो बुक के अंदर है। हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि जब पेपर चेक होता है तो पेपर जो बुक के अंदर मटेरियल लिखा हुआ होता है उसके मुताबिक चेक करने के बाद बच्चों को नंबर दिए जाते हैं। जबकि दुनिया कहाँ मूव कर गई है? दुनिया कॉन्सेप्ट देखती है कि जो टॉपिक दिया गया था इसके कॉन्सेप्ट बच्चे ने ठीक लिखा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, उसकी एनालाइजिंग ठीक है, उसकी एप्लीकेशन ठीक है, उसकी क्रिएटिंग ठीक है। अगर ये सब कुछ ठीक है उसको पूरे नंबर मिलते हैं। यहाँ सिर्फ मेमोराइजेशन देखी जाती है। अब अगर मेमोराइजेशन से आगे कोई भी बच्चा इसकी एप्लीकेशन कर दे या इसको अंडरस्टैंडिंग लिख दे, अपनी अंडरस्टैंडिंग लिख दे, यानी मैं अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर लिख दूं, तो जो इन्विजिलेटर चेक करने वाला है, जिसने भी उसको चेक करना है, उसने उसको क्रॉस कर देना, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने बुक टू वर्ड चेक करना है जो बुक में लिखा हुआ है। तो फिर आप बच्चे को नंबर कैसे मिलेंगे? फिर कौन वालिदैन हैं जो चाहेंगे कि हमारे बच्चे के नंबर कम आएँ? 90% वालिदैन फिर ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं, गवर्नमेंट का सिस्टम ये है कि आप रट्टा लगाएं और आप मेमोराइजेशन करें और आप नंबर लें, तो फिर अब आप नंबर लें। 10% पेरेंट्स हैं जो कहते हैं हमें नंबरों की कोई परवाह नहीं, ग्रेड्स की कोई परवाह नहीं। तो आपका कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। अब वो 10% पेरेंट्स ही बाद में ग्रो करके उन्हीं के बच्चे किसी जगह पे पहुंचते हैं जहां वो चीज़ें क्रिएट करते हैं, नए आइडियाज़ लेके आते हैं, नई क्रिएशंस करते हैं, दुनिया में कहीं नई कोलैबोरेशंस करते हैं, दुनिया भर में कहीं ना कहीं आपको कामयाब नजर आएंगे। और ये जो रट्टे वाले बच्चे हैं, ये वही 2 सड़कों पे चल रहे हैं, 2 लाइन्स पे चल रहे हैं, इन्होंने वहीं चलना है। इन्होंने सैलरी लेनी है, उन्हीं सैलरी को फिर उन्होंने खुश रहना है। इन्होंने कोई नई चीज़ क्रिएट करने के बारे में सोचना नहीं, ये गुनाह है। नया काम करने के बारे में सोचना नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता।
यानी ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमें एक सियासी मॉडल ऐसा चाहिए जहाँ पे सवाल करने वाले लोग ना हों, जहाँ पे सिर्फ वो खाना खाने वाले, घर के अखराजात पूरे करने वाले, चीज़ें पूरी करने वाले वो माइंडसेट हो किचन आपका और वो चलता चले रहे, जाए। बेसिक Yes, नीड चलती that's- रहे एंड दैट्स इट, आपके लिए एनफ है। लेकिन यहाँ पे कुछ टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर्स को इस चीज़ के लिए कितना, किस लेवल पे जो है तैयार किया जाता है? क्योंकि हमने देखा कि गवर्नमेंट इदारों में या स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में वही जिन्होंने 40 साल 45 साल पहले का सिलेबस पढ़ा है, वही टीचर्स आके अपनी, चूँकि उन्होंने अपना टेन्योर पूरा करना होता है रिटायरमेंट तक, वही टीचर्स आके आज की जनरेशन को, जब दुनिया टोटली बदल चुकी है, वो चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं। तो वहाँ पे टीचर की भी, और जो इदारा उन टीचर्स को हायर कर रहा है, उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करती है ना? जी मरियम, बिल्कुल करती है। एक्चुअली देखें, जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जिसे हम लाजमी सब्जेक्ट कहते हैं, जी। चाहे उसमें आप इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जी। भी डाल लें, वो तो एक प्रोफेसर जो भी पढ़ा रहे हैं या टीचर लेक्चरर जो भी पढ़ा रहे हैं, वो तो उसके रूल्स और उसके डिसिप्लिन के जी, मुताबिक ही पढ़ा वो रहे तो हैं। वो तो लेकिन दुनिया यूनिवर्सल भर में जो फैक्टर है। नई चीज़ें ऐड हो रही जी। हैं, उसकी यहाँ पे अप स्किलिंग, उसके बारे में टीचर्स को नॉलेज होना, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, जी। उसके बारे में उनको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग देना, अप स्किल करना, ये रुझान नहीं है यहाँ पे। वो जो टीचर हमारे पढ़ाने वाले हैं, या मैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स देखूँ, मैंने तो काबिल से काबिल लोग वहाँ पे देखे हैं। ठीक। अब मैं अगर प्राइवेट स्कूल को कभी कंपैरिजन करूं, तो प्राइवेट स्कूल में ये वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। जो आम फीस ले रहे हैं 2000 3000 ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टीचर 10 12 15 हज़ार रुपये पे अपॉइंट करना है, तो वो एक ख़ास लिमिटेड नॉलेज वाली खातूनी वो इतनी सैलरी पे आना पसंद करेगी, तो वो उनके पास ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो सारे एमएड टीचर्स हैं, एमएससी टीचर्स हैं, बड़े अच्छे तजर्बाकार टीचर हैं, बड़ी अच्छी सैलरी ले रहे हैं, 2-2 लाख सैलरी है उनके पास। तो उनके पास तो बहुत अच्छा रिसोर्स मौजूद है, और गवर्नमेंट बाकायदा ट्रेनिंग भी करती है, प्राइवेट स्कूल भी ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन वो बड़े इदारे, अच्छे इदारे, जो कॉम्पिटेंट स्कूल्स हैं, वो ज़रूर करते हैं। लेकिन जो आम स्कूल है, उसको ट्रेनिंग कहीं वीडियो से देख के लेनी पड़ती है, कहीं आपका कोई अच्छा एक्ट लगा, उससे ट्रेनिंग अडॉप्ट करनी पड़ती है, और दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, वहाँ से सीखनी पड़ती है। तो जो टीचर्स का किरदार है इस पूरे अमल के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीचर हमारे इस वक्त जो आज के इरा के मुताबिक हैं, उनको अपने आप को चेंज करने में और शिफ्ट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो आपने पहले बात की, वो बिल्कुल 100% ठीक है कि टीचर जो है, उसके पास जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो आउटडेटेड है। आज के जो दौर है, उसके मुताबिक आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की, तो इसका जो है, आप क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में, कहाँ पे ये चीज़ जाएगी, और हमारे बच्चों को उस लेवल पे यहाँ पे वो वाली जो है वो एजुकेशन दी जा रही है, और अगर उस लेवल पे हम उनको एजुकेट नहीं कर पा रहे, तो आने वाले 10 साल में हमारे बच्चे कहाँ पे होंगे? देखिए मरियम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बेसिकली एक इंटेलिजेंट मॉडल है जिसके पास सारी मेमोरी और सारा डाटा मौजूद है। जी बिल्कुल। हम उससे अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, और अपना जो भी हमारा काम होता है, बिजनेस के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, मैथ्स के लिए चाहिए, फिजिक्स के लिए चाहिए, हम उससे आसानी करवा लेते हैं, या उसको अपनी सोच के मुताबिक उससे बनवा के हम सीख लेते हैं। तो ये एक बच्चों के लिए बड़ा अच्छा असिस्टेंट है, बड़ा अच्छा टीचर है, बड़ा अच्छा रिसोर्स है, अगर आपको ठीक इस्तेमाल करना आता है तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दौर में क्या क्रिएट करेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दौर में भी और आज भी रेवोल्यूशंस ला रही है। बड़ी कंपनीज डाउन ट्रेंड पे हैं, और छोटी कंपनीज जो बच्चे चला रहे हैं, जो बच्चे बना रहे हैं, वो अप ट्रेंड पे हैं। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़ी सेल्स पहले दिखाती थी, यानी मैं चंद एग्जांपल्स आपको सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ, उन लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। जिसने भी अडॉप्ट नहीं किया, वो उनकी सेल्स डाउनवर्ड है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक रेवोल्यूशन लेके आएगी। जो वालिदैन अपने बच्चों को इसमें ट्रेन करेंगे, वो बच्चे और वो वालिदैन फ़ायदे में रहेंगे, और बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात की जाए, तो वो टीचर्स को रिप्लेस कर सकते हैं एज सच, उस तरह जिस तरह के एक बच्चा स्कूल नहीं गया लेकिन घर में वो चीज़ें सीख रहा है, तो क्या उसका वो ब्रेन और उसकी वो जो डेवलपमेंट है ब्रेन की, उस लेवल की हो सकती है जो एक वो बच्चा स्कूल जाके एक टीचर से सीख रहा है? इंसान, मैं और आप जो फेस टू फेस एक दूसरे से बात करके सीख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, आपकी मेरी ज़ुबान, मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरा आई कांटेक्ट आपको बेस्ट एजुकेट करेगा, और आपका भी मुझे बेस्ट एजुकेट करेगा। ये सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार है। और जो दूसरा तरीक़ेकार है कि वो जो हमारा एआई है, वो हमारा असिस्टेंट बन सकता है टीचर का, वो गाइडर बन सकता है, गाइडेंस दे सकता है, अपग्रेड कर सकता है। देखिए, जो एआई ने सबसे एक जो बेहतरीन चीज़ की है ना, कि वो जो हमारे बच्चों को मेमोराइजेशन करानी पड़ती थी लंबे लंबे टॉपिक्स की, वो मेमोराइजेशन मौजूद है।
अब हमें अपने करिकुलम को आज कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ स्टोर करने का कहा जाता था ना, ये 10 बुक्स हैं, इसको पूरा रट्टा लगा लें और यहाँ स्टोर कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब कॉन्सेप्ट समझें, स्टोरेज उसके पास मौजूद है। मैं अपने ब्रेन को ज़ाया क्यों करूं? मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसको, और ये जो सारा डाटा है 10 बुक्स का जिसमें 2000 पेजेस हैं, ये इसके पास रहेगा, बल्कि ये इसमें एडवांसमेंट लेके आएगा, दुनिया भर की रिसर्च मुझे देगा। आज के बच्चे के पास ये फैसिलिटी है। अगर मैं अपना दौर बताऊं या आप अपना दौर देखें तो हमें तो सारा काम करना पड़ता था, हर चीज़ याद भी करनी पड़ती थी, समझनी भी पड़ती थी, डाटा भी बनाना पड़ता था, नोट्स भी बनाने पड़ते थे। आज के बच्चे के पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन है। अगर ये चाहे तो एक हमारा गूगल ने एक ज़बरदस्त किस्म का टूल मुतारिफ कराया हुआ है, नोटबुक नोटबुक LM, और वो टूल ये करता है कि आपकी कोई भी बुक से कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसकी वीडियो भी आपको पेश कर देगा, ऑडियो भी पेश कर देगा, उसका फ्लायर भी पेश कर देगा। अब आप लर्नर हैं बाय एयर तो आप वहाँ से सीख सकते हैं, आप विजुअल लर्नर हैं, आप विजुअली सीख सकते हैं, और अगर आप एक फ्लायर को देख के सीखने की सलाहियत रखते हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। ये तो कमाल हो गया है। ये तो अब लर्निंग करना तो बहुत आसान हो गया। अब तो बच्चे जो हमारे, ये जो आने वाले बच्चों का जैसे आप जिक्र कर रही थी ना, 10 साल बाद कहाँ होंगे, ये तो डॉक्टरेट की डिग्री पे होंगे। जो सीरियस रहेगा, जो AI इस्तेमाल करेगा, एक डॉक्टरेट जिसने PhD की होती है, जो नॉलेज उसके पास होता है, उससे ज़्यादा नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन इनके पास होगी, क्योंकि इनके पास रिसोर्स ज़बरदस्त है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है, जो मुझे लगता है कि जो नज़र आ रहा है कि इससे जो बच्चे की रिसर्च की जो उसके अंदर एक वो जो कैपेबिलिटी थी, इससे वो ख़त्म नहीं हो रही, उसकी ज़हनी सलाहियतें मुतासिर नहीं हो रही, कि वो सिर्फ डिपेंडेंसी उसकी सारी इस पे चली गई है कि उसको कुछ भी चाहिए तो उसको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसने उसका वो बीच में से जो उसका निचोड़ है या उसका जो भी समरी है वो देखी, 2-3 लाइनों की पढ़ी और उसको पूरी बुक की समझ आ गई है। या वो बंदा बराबर है जिसने वो पूरी बुक रीड की है, जिसने वो पूरी रिसर्च की है, तो उससे उसकी ज़हनी सलाहियत नहीं मुतासिर हो रही? बिल्कुल हो रही है। एक्चुअली ये इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क आएगा। एक बच्चा जिसने इसको यहाँ से सारी चीज़ कॉपी की और आगे लिख दी, उसकी रिसर्च, और एक वो रिसर्चर जिसने प्रैक्टिकली तो मुकम्मल रिसर्च की, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लेकिन बच्चों के पास ये चॉइस मौजूद है कि वो उसकी मदद से अपनी रिसर्च को और इम्प्रूव करें। लेकिन दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आज की जेन ज़ी है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स सामने आना शुरू हो गए हैं जो इंटरनेशनली और रिसर्च बेस्ड हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि ये काम करने के लिए तैयार नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते, ये थोड़े सुस्त वाक़या हुए हैं, ये कोई भी काम को डिले करने के आदी हैं, ये सोना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये रात को जागना चाहते हैं। इनकी ये जो प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। ये जो प्रॉब्लम्स इनकी सामने आ रही हैं, ये जो इनको एक बेनिफिट यहाँ से AI से मिल रहा है, ये वो बेनिफिट वहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं। अब ये नहीं मालूम कि कौन सा बच्चा उस बेनिफिट को गेन करेगा और कौन सा बच्चा उसको लूज़ करेगा। ये अब बच्चों की अपनी क्वालिटी है, पेरेंट्स की अपनी क्वालिटी है, कौन उससे फ़ायदा हासिल करना चाहे और कौन उसको ज़ाया करते। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी आयद होती है। अगर एक बच्चे को वालिदैन उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, बड़ा होके ये बनेगा, और उस पे पहले ये चीज़ें इम्प्लीमेंट, जब वो बहुत छोटा होता है, जब वो ये डिसाइड भी नहीं कर पाता कि मैंने कौन से प्रोफेशन में जाना है, मुझे क्या करना चाहिए, तब से पेरेंट्स ये कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, पायलट बनेगा। तो ये चीज़ें भी पेरेंट्स को बच्चे पे करनी चाहिए, जिससे उनका वो जो उनके अंदर से जो डेवलपमेंट और जो स्किल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं अपनी वो गुम होके रह जाती हैं, और वो इन्फ्लुएंस आ जाता है पेरेंट्स का, और साथ में उन पे प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है कि इतने नंबर तुमने ना लिए तो तुम्हारा ये चीज़ बंद कर दी जाएगी, तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे पेरेंट्स का क्या रोल है? देखिए, हर बच्चे का चेहरा डिफरेंट है, फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, ब्रेन भी डिफरेंट है, बिल्कुल, सोच भी डिफरेंट है। अब उसको, वो जैसे दुनिया को देखना चाहता है उसके पास आज़ादी होनी चाहिए, जो जैसे दुनिया में चलना चाहता है उसके पास आज़ादी होनी चाहिए। कुछ दुनिया की चीज़ें हैं जो आपने लाजमी करनी है, यानी आपके बच्चे ने, जो बच्चा है उसको अपना करियर तो लाजमी चूज़ करना है, उसको अपनी फैमिली भी लाजमी बिल्ड करनी है, उसके लिए उसके पास एक स्ट्रॉन्ग करियर होना चाहिए। आप एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, मैं एज अ टीचर उनको गाइडेंस दे सकता हूँ, लेकिन मैं उनको ऑर्डर्स नहीं दे सकता। ये बात मुझे जाननी है, ये वालिदैन को भी ये बात अंडरस्टैंड करनी है। एक मूवी आई थी जी हमारे एक हमसाया ममालिक की, आई थिंक 14-15 ईयर्स बैक। उस मूवी का इम्पैक्ट उस कंट्री में ये हुआ कि वहाँ 60% पेरेंट्स ने अपने बच्चों के ऊपर ये इम्प्लीकेशन लगाना छोड़ दी कि आप जो करना चाहते हैं वो करें। यानी ये एडवाइस करना छोड़ दी कि आपने डॉक्टर बनना है, नहीं, ये कहना छोड़ ही दिया, आपने फुटबॉलर बनना है
फुटबॉलर बन जाएं, फोटोग्राफर बनना है फोटोग्राफर बन जाएं, स्किल हासिल करनी है वो करें, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बने, जो आप चाहते हैं। ये हमारे हमसाया ममालिक की हम पहले भी जिक्र करते रहे, बड़ी एक फेमस मूवी थी आमिर खान साहब की जी। वो उस मूवी के बाद वहाँ के लोगों का ये वहाँ उनका अपना पूरी रिसर्च है इसके ऊपर कि 60% वालिदैन ने उसके बाद बच्चों को फोर्स करना छोड़ दिया। तो कमाल हो गया। उसके बाद आज इंडिया कहाँ है, आज वो कंट्री कहाँ पे है, कहाँ चली गई? क्योंकि वो एक प्रॉब्लम थी वो डिफाइन की गई, डिफाइन करके उसको विजुअलाइज दिखाया गया, एक मूवी के अंदर पूरा डिस्प्ले किया गया और वहाँ लोगों को समझ आ गई कि ये प्रॉब्लम है। तो इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन मरियम मैं आपको एक बात बताऊं, आज हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे, बड़े वेल एजुकेटेड और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, चूँकि ये सोशल मीडिया है, आपका सुन रहे हैं पॉडकास्ट और वो रील्स देख रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोगों की बात सुन रहे हैं। तो लोगों का आज रुझान ये है कि उन्होंने बच्चों को ये राइट्स दे दिए हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरी सिर्फ इसमें ये गुजारिश है कि बच्चों का जो सही टाइम है काउंसलिंग का, वो उनकी एज होती है उम्मी तौर पे 11 साल से लेकर 14 साल के दरमियान, जब वो क्लास 6 में आए और 7 में आए। यहाँ पे उनके टीचर को डिफ़ाइन करना होता है कि ये बच्चा कहाँ बहुत अच्छा है, ये मैथ्स में अच्छा है तो ये कंप्यूटर साइंस में जा सकता है, ये अगर ज्योग्राफी में अच्छा है तो ये इस फील्ड में जा सकता है, ये अगर साइंसेज में अच्छा है तो इसके पास ये फील्ड्स हैं। यहाँ ये डिफ़ाइन हो सकता है, यहाँ ये डिफ़ाइन करना चाहिए, मुझे एडवाइस करना चाहिए। बच्चा नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, क्योंकि होना वही चाहिए जो बच्चा चाहता है। मुझे यहाँ ये एडवाइस करना है, बच्चे को गाइड करना है, और वालिदैन ने भी मेरी एडवाइस और अपनी एडवाइस बीच में ऐड करनी है और उसको बताना है और उसको पूछना है। फिर वो जो डिसाइड करे वो मैंने भी फॉलो करना है, वो उनके पेरेंट्स ने भी फॉलो करना है। तो ये जो बच्चों को उनके करियर के बारे में जो बेस्ट एज है वो ये 11, 12, 13, 14 है, जहाँ वो डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे आपसे कह दें आप खुद ही डिसाइड कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। आपको उन्हें हर फील्ड के प्रॉन्स एंड कॉन्स बताने पड़ेंगे। आपको उनको उनकी इनकम को भी एक स्टेबिलिटी के लिए वो भी उनको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। आपको उनकी ख्वाहिशात को भी देखना पड़ेगा। वो ख्वाहिशात होती है ना जी, मैंने बड़ा घर लेना है, मैंने अमीर आदमी बनना है। यानी मैं इसको डिफ़ाइन ये करता हूँ कि इंसान के पास ना 3 रास्ते होते हैं अपने करियर को चूज़ करने के लिए। पहली उसकी ख्वाहिश हो मैंने ताकत लेनी है। अगर उसने ताकत लेनी है, आप वकील बने, आप जज बने, आप PSP ऑफिसर बने, आप CSS ऑफिसर बने, आप MPA बने, MNA बने, वज़ीर आज़म बने, आप पावर ले लें। दूसरी आपकी चॉइस होती है मैंने अमीर बनना है, बिजनेसमैन बने, एंटरप्रेन्योर बने। आप कोई और ऐसा काम करें जहाँ पे पैसों की रवानी बहुत ज़्यादा हो। यानी सबसे बड़ी फील्ड तो बिजनेसमैन की, आप फैक्ट्री ओनर बने, आप कोई ट्रेडर बने, आप कोई बिजनेसमैन बने, इस तरह की कोई भी फील्ड चूज़ कर लें। उसके बाद तीसरी चीज़ है आप सर्विसेज एंटरप्रेन्योरशिप में जाएँ। यहाँ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ हाईली रिस्पेक्टेड पेशा है टीचर्स का ये सर्विसेज, इसको मैं सर्विसेज एंटरप्रेन्योरशिप कहता हूँ। तो इन 3 में से आपने चॉइस करनी होती है बच्चों ने, या मुझे रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, या मुझे पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, या मुझे पावर बहुत ज़्यादा चाहिए। इन तीनों में से आप बता दें आपको क्या ज़्यादा चाहिए। अगर आपने पावर चूज़ की है, पैसा बायो प्रोडक्ट है, खुद ही आ जाएगा। बिल्कुल। अगर आपने पावर चूज़ कर ली ना, पैसा तो फिर खुद ही आएगा, भाग के आएगा आपके पास। तो इसीलिए बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझा देना, तो फिर बच्चे के पास बड़ी क्लियर लाइंस होती हैं जिसमें से वो चूज़ कर लेता है। तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन बच्चों को इस तरफ ये सही तरह डिफ़ाइन करें। मैंने अपनी वीडियोस 1-2 और भी इसके ऊपर बनाई हुई हैं, सही तरह डिफ़ाइन करें। बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं और बहुत ज़बरदस्त पिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा जिया साहब, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन और एक ऐसी एजुकेशन जो सिर्फ आपने रट्टा लगा के सिर्फ डिग्री ली है, वो कितनी ज़रूरी है स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन? क्योंकि हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं, हाथ में डिग्री होती है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो इतनी हाई है तो उनके पास जॉब नहीं होती। मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, मैंने देखा ऐसे लोगों को PhD है और बाहर रेडी लगाई हुई है, MPhil हैं, मास्टर्स किया हुआ है और कोई 20,000 25,000 की किसी शॉप पे नौकरी कर रहे हैं। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है और इस पे किस तरह हम काम कर सकते हैं? देखिए मरियम, ये स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन और एक हमारी जो रेगुलर एजुकेशन है या जिसको हम हायर एजुकेशन भी कह सकते हैं, ये दोनों 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में अर्ज़ की कि हमें ये डिफ़ाइन करना है कि हमें बनना क्या है, बच्चे को बनना क्या है। और हमें डिफ़ाइन करना है 6th, 7th, 8th क्लास में उसने ये डिफ़ाइन कर लेना है मैंने क्या बनना है। एक बच्चा बहुत अच्छा स्किल्ड वर्कर बन सकता है, से अबाउट के एक कारपेंटर बन सकता है, या अपनी एक फैक्ट्री ऐसी डाल सकता है जिसमें वो कारपेंट्री का काम करे या वो कारपेंटर से रिलेटेड काम करे, तो उसको स्किल्ड वर्कर में ही जाना चाहिए। और एक बच्चा जो बहुत हाईली जिसका ब्रेन बहुत तेज़ी से काम करता है और जो चाहता है मैं हायर एजुकेशन की तरफ जाऊँ, वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है,
कंप्यूटर साइंस में डेवलपर बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, उसको ये डिफ़ाइन करना है इस एज में। अगर वो डिफ़ाइन कर ले फिर वो अपने इस फील्ड की तरफ जाए। और जब आप इन चीज़ों को डिफ़ाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक सिस्टम दुनिया भर में मौजूद है कि एक स्टैटिस्टिकल डाटा दिया जाता है कि हमें आने वाले 10 सालों में इतने इंजीनियर्स की ज़रूरत है, हमें आने वाले 15 सालों में इतने डॉक्टर्स की कमी है, इतने डेवलपर्स की कमी है। तो उस डाटा के मुताबिक बच्चों को राग़िब किया जाना चाहिए, उतनी सीट्स वहाँ निकाली जानी चाहिए। आपने इस दफ़ा देखा कि हमारे हायर एजुकेशन कमीशन ने आज से 3 माह पहले या 1.5 माह पहले 2 माह पहले एक रिपोर्ट दी कि इस साल 13% कम बच्चों ने हायर एजुकेशन में यानी ग्रेजुएट डिग्रीज़ के अंदर दाखिला लिया है। अच्छा, ये 13% बच्चे हायर एजुकेशन में काम हुए हैं। अब मैं आपको निचला डाटा दूं कि मैट्रिकुलेशन का जब एग्ज़ाम होता है तो पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 35 लाख बच्चा वो एग्ज़ाम देता है। यानी हमारे पास मैट्रिक में 35 लाख बच्चा, 3.5 मिलियन बच्चा मौजूद है। अब 3.5 मिलियन बच्चा ही हमारा FSC में जाना चाहिए था, कॉलेजेस में जाना चाहिए था, लेकिन वो कम होके 1.2 मिलियन रह जाता है। अभी तो हम बात कर रहे थे ना कि 25 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है हमारा, ये 23 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल फिर हो जाता है मैट्रिक के बाद। ये कैलकुलेटेड ही नहीं है, आपने इसे कैलकुलेट ही नहीं किया कि ये आउट ऑफ स्कूल हो गया है, क्योंकि कॉलेजेस तो 12 लाख बच्चे पढ़ा सकते हैं पूरे मुल्क के पार। मैं आपको बात कर रहा हूँ, 12 लाख बच्चा वहाँ चला गया, और जब ये 12 लाख बच्चा आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाता है तो वो 4 लाख रह जाता है। अब उस 4 लाख में से भी 13% और कम हो गया। इस दफ़ा आपने ये भी देखा कि कोई 750 के करीब मेडिकल की सीटें खाली रह गई। यानी कभी नहीं हुआ था ज़िंदगी में कि मेडिकल की सीट्स खाली रह जाएं, लोग डॉक्टर भी नहीं बनना चाह रहे। अब इसके सोचने की बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, वजह क्या है। एक तरफ तो एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिल रही, और ऊपर अगर एजुकेशन दी जा रही है तो बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे। तो जो आपने भी बताया कि बच्चों ने डिग्रीज ले ली, उनको जॉब्स नहीं मिली, उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, उनको रास्ते नहीं दिखाए जा रहे, उनके पास ऐसे आगे रिसोर्सेज मौजूद नहीं है जिससे वो ग्रो कर सकें, तो फिर इसकी रीज़न क्या है। इसकी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इसका रीज़न होगी, कोई बैक एंड होगा। उसका बैक एंड तो देखिए, यानी मैं एज अ टीचर अगर उसको बैक एंड को देखूँ तो उसका बैक एंड ये है कि बच्चा कहता है कि मैंने इतना पढ़ा, मैं डॉक्टर बना, और आज डॉक्टर बनने के बाद मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, और मैंने 5 साल डॉक्टरेट भी पढ़ी, फिर मैंने FCPS भी किया, फिर मैंने इतना इन्वेस्ट भी किया, इतना टाइम दिया, जबकि बहुत मुश्किल पढ़ाई है डॉक्टर की, और फिर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए हाउस जॉब पे तो उससे भी कम है। तो इतनी मेहनत करके भी मुझे मेरी वो चीज़ डिज़ायर नहीं पूरी हो रही जो मैं चाह रहा था, जो मैं सोच रहा था, जो मेरे विजन में थी, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। मुझे तो फिर कोई और बिज़नेस कर लेना चाहिए, कोई और जॉब कर लेनी चाहिए, कोई और सिस्टम कर लेना चाहिए। तो अब इसको अगर दोबारा एक दफ़ा मैं आपको दोबारा पेश खिदमत करूँ कि डिफ़ाइन किया जाए, तो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं ना जी, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो अफेक्ट करती हैं एंड तक, उसका एंड रिज़ल्ट तक वो अफेक्ट करती हैं। अब बच्चों को ये मालूम है कि हम यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेंगे ना, बहुत मेहनत भी कर लेंगे, तो हमारी जो लिमिट है वो ये लिमिटेड ही है, हम इतनी लिमिट से आगे जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। सैलरी इतनी लेंगे, फैसिलिटीज़ ये मिलेंगी, और इतना पढ़ भी लेंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे। डॉक्टर्स की डिग्री जो एक आम प्राइवेट कॉलेज कराता है वो कम से कम 2 करोड़ रुपए की पड़ जाती है एक पेरेंट को। ऐसे अगर वो इतने की पड़ जाती है और उसके बाद आपकी 1 लाख रुपए सैलरी लगनी है, वो तो कभी जिंदगी भर नहीं वो सैलरी वो अपनी मेहनत पूरी कर सकता। तेजी से डे बाय डे बढ़ रही होती है, और वो अपनी लाइफ की जरूरियात भी पूरी नहीं कर पाता। तो वो तो फिर इस तरह के फिर केसेस भी हम देखते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली आपको कोई इश्यूज आ रहे होते हैं, तो फिर ऐसा होता है, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि हमने तो इतना किया तो हमें आगे से क्या मिल रहा है। यस यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा होता है। सही। तो बिल्कुल इसका इम्पैक्ट तो पड़ता है, और चूँकि हमारे सिस्टम की ख़राबी है, हमारी गवर्नमेंट की ये प्रेफरेंस में ये चीज़ें नहीं हैं कि इस पे काम किया जाए, तो उसका फिर नतीजा एक हम ये भी देखते हैं कि हमारे जितने भी स्किल्ड लोग होते हैं, हमारे जितने भी जो मेंटली जो लोग डेवलप्ड होते हैं, तो वो फिर ब्रेन ड्रेन हमारा होना शुरू हो जाता है। और ब्रेन ड्रेन में पाकिस्तान जो है डे बाय डे उसमें इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पे आप वो ना रिसोर्सेज हैं, आप ना वो इन्वायरमेंट दे सकते हैं, ना वो सैलरी दे सकते हैं, ना उसको वो प्रोटोकॉल और वो चीज़ें दे सकते हैं जो वो सोच के इस लेवल पे वो बच्चा आता है। तो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा समझते हैं कि नुकसान है। देखिए, एक हमारे एजुकेटर हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, VC भी रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के, मुझे बड़े पसंद हैं क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं। उन्होंने एक दफ़ा सर्वे करवाया, एक जगह बैठे हुए थे हॉल में, ऑडिटोरियम में, बच्चे भी थे, टीचर भी थे। उन्होंने कहा कौन कौन बच्चा है जिसको आज मौका मिले पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। सारों ने हाथ खड़ा कर लिया, इवन के जो टीचर्स अगली लाइन में बैठे थे उन्होंने भी हाथ खड़ा कर लिया। यानी जिसको मौका मिलेगा वो पाकिस्तान से ब्रेन ट्रेन होकर बाहर चला जाएगा। अब बाहर क्या है, मैंने बाहर 1.5 साल मैंने कनाडा में स्टडीज़ की हैं। अभी
बाहर क्या है, बाहर आपको सबसे पहले ह्यूमन राइट्स पूरे हैं आपके, वहाँ पे इंसाफ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई मसला हुआ है, आपके राइट्स को कोई ब्रीच नहीं कर सकता। आप जहाँ ठीक हैं वहाँ आप ठीक हैं, चाहे सामने स्टेट ही क्यों नहीं है, आपको आपका राइट पूरा मिलेगा, आपको आपकी उजरत पूरी मिलेगी, आपको जो चीज़ जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट हैं उसमें इतनी अच्छी इनकम है कि आप अपनी फैमिली को, अपने सिस्टम को, अपनी इकोनॉमिक्स को बेस्ट फिट कर सकते हैं। यानी मैं ये देखता था वहाँ पे कि मैं, जो मेरे वहाँ पे चूँकि भाई भी उधर ही हैं, तो वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में एक डेवलपर की जॉब करते हैं, और अगर उनके साथ वहाँ पे कोई, मैंने देखा एक गार्ड रहते हैं, तो उनका गार्ड जो रहते थे और जो मेरे भाई हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड सेम है, सेम लिविंग स्टैंडर्ड है। सैलरी का थोड़ा सा फ़र्क होगा, वो अगर $6,000 ले रहे हैं तो ये $10,000 ले रहे हैं। तो वहाँ पे जो आपको वो पे बैक करते हैं सैलरी की फॉर्म में या आपकी इनकम की फॉर्म में, वो इतनी अच्छी होती है कि आप वहाँ पे सेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन यहाँ से बाहर क्यों जाना चाह रहा है, इसलिए तो जाना चाह रहा है, उनको वहाँ अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है, वहाँ उनको रिसोर्सेज नज़र आ रहे हैं, वहाँ उनको वो चीज़ नज़र आ रही है जो वो सोच रहे थे, जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे थे। लेकिन ये तो सबकी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छे से अच्छे घर में रहें, अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ दें अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को। इसके लिए तो सारे कोशिश करते हैं। पहले माँ बाप ने हमारे लिए की है, अब हमने तालीम हासिल कर ली है, अब हम अपने पेरेंट्स को एंटरटेन करेंगे, उनको अच्छी तरह फैसिलिटेट करेंगे। ये ख्वाहिश लेके हम निकलते हैं जब हम डिग्री कर लेते हैं। तो जब हम नहीं कर पाते तो फिर हमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, फिर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, फिर हम फेडअप भी होते हैं, फिर हम चाहते हैं बाहर भी चले जाएं, फिर कोई रास्ता मिले और हम निकल जाएं यहाँ से। तो फिर ये सब आता है। ये ड्यूटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने अपने तौर पे जो बेस्ट पॉसिबल कर लिया, मेहनत कर ली, आगे स्टेट ने आपको फ्री मार्केट मैकेनिज़्म देना था। फ्री मार्केट मैकेनिज़्म क्या है? जहाँ पे आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, सोच के मुताबिक काम कर सकें, अपनी उजरत हासिल कर सकें, अपने आप को फ्लरिश कर सकें। वो यहाँ तो वो है ही नहीं। यहाँ अगर आप देखें, थोड़ा गौर कीजिए, पिछले 2, 3, 4 साल में तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इकॉनमी ख़त्म होती जा रही है। यहाँ तो कंट्रोल्ड इकॉनमी आती जा रही है। हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। दुनिया भर में बिज़नेस कंट्रोल नहीं होते हैं, दुनिया भर में बिज़नेस इंडिपेंडेंट होते हैं, दुनिया भर में बहुत सारे पेशे इंडिपेंडेंट होते हैं, कंट्रोल्ड पेशे नहीं होते हैं। यहाँ अगर आपने ये बात कर दी, आप पे ये वाला एक्ट लगेगा, यहाँ अगर आपने ये कह दिया, आप पे ये वाला एक्ट लगेगा। तो ये तो आप हमें कंट्रोल्ड करना चाह रहे हैं पूरी की पूरे सिस्टम को। तो इस सिस्टम में अगर इस तरह कंट्रोल करके कोई नताइज मिलते हैं तो वो हुकूमत मिलने के अलावा और कुछ नहीं मिलता। लेकिन गवर्नमेंट की देखें ना कि पॉलिसीज़ में एक चीज़ है कि आपके जो स्किल्ड लोग हैं वो बाहर जाके सर्व कर रहे हैं उन लोगों के लिए, फिर आपको अपने मुल्क में जब ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से फॉरेनर आप अपने इधर हायर करते हो और उनको डबल पे करके उनसे वो काम करवा रहे होते हो, ना कि अपने लोगों को उस लेवल पे फैसिलिटेट आप कर रहे हैं कि वो यहीं पे रह के अपनी सर्विसेज अपने कंट्री के लिए दें ताकि यहाँ पे हम मज़ीद उसको अच्छा कर सकें और चीज़ों को बेटर कर सकें। तो प्रॉब्लम यही हमारा जो सारे इसका जो एंड पे निचोड़ यही निकलता है कि प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है कि गवर्नमेंट इसको जो है उसकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल ही नहीं है और इस पर वो काम करना ही नहीं चाहते। अगर वो करेंगे तो हमें उसके आउटपुट भी अच्छे मिलेंगे और लाइक अदर कंट्रीज़ जो जिन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम पे और इस तरह की चीज़ों पे काम किया और आज हम वो देख रहे हैं कि वो कितने खुशहाल हैं। अभी जो वाक़या हुआ जिसमें ट्यूशन सेंटर पे बच्चों पे छत गिर गई और जिसमें 14 बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो गई। तो वहाँ अब इन्होंने एक नया जो है वो रूल अप्लाई किया है कि जितने भी जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको ये बंद कर रहे हैं जो घर में लोग पढ़ाते हैं। और वो औरत जो वहाँ पे बैठ के बच्चों को पढ़ा रही थी जिसमें उसमें अपना भी बच्चा शामिल था, उसके पास ना वो रिसोर्सेज थे ना वो इनकम थी और बेचारी वो अपना जो घर का ब्रेड एंड बटर वो घर में बच्चों को पढ़ा के वो इस तरह का सिस्टम चला रही थी। और पाकिस्तान में पता नहीं कितने औरतें इस तरह घर में बैठ के इस तरह की सर्विसेज दे रही हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो ये कितना बड़ा जो है लम्हा फ़िक्रिया है कि आप एक तो अपनी जो है लोगों को उस तरह कोई नौकरी, कोई जॉब, कोई उनकी उस तरह नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरी साइड पे अगर वो अपने तौर पे कुछ अपने लिए करना चाह रहे हो तो आप उसको भी बंद कर रहे हो। 10 मिलियन बच्चा पहले आउट ऑफ स्कूल है जी। ये खातून 300 रुपया पर बच्चे पे ट्यूशन पढ़ा रही थी जी। 300 रुपया, इसका मतलब है 10 रुपये रोज़ाना। 2 घंटे अपने पास बैठाती थी, 10 रुपये लेती थी। क्या ये ज़्यादा है? हुकूमत को कितनी बड़ी फैसिलिटी मिली हुई थी कि एक खातून अपने जो ग्रेजुएट है
ग्रेजुएट है और वो बच्चे को 10 रुपये रोज़ाना पे 1 घंटा पढ़ा रही है डेली पे, सही। और इतनी इकोनॉमिकल वो एजुकेशन दे रही है। और ठीक है, वो सानिया बड़ा अफसोसनाक है, आज भी आपने बात की, दिल दोबारा आंसू जी। से भर गया, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन देखें, वो टीचर है और उस तरह के बेशुमार ख़वातीन, बेशुमार लोग इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन उनके ऊपर लगा दी जाए कि वो काम ही ना कर सकें और वो अपने आप को रजिस्टर्ड ही ना करवा सकें और उनको ये काम छोड़ना पड़ जाए, ये सरासर ज़्यादती होगी। इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। इस तरह के जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको आप अगर फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो उनको आसानियाँ ज़रूर मुहैया करें, जितनी ईज़िली वो अपनी रजिस्ट्रेशन आपसे करवा लें, वो उनको सब में आसानियाँ दें। ये जो 10-10 टीमें जाएंगी उनके पास और वो एक ख़ातून उनको डील करे या ख़ातून उसके साथ उनको मैनेज करे और उनके टैक्सेस पे करे और उनकी फ़ीसेस पे करे, तो वो फिर ये अकेडमीज़ में 300 रुपया फ़ीस लेके तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता। वो तो आप समझ लें कि 30 लाख बच्चा और तैयार है जो आउट ऑफ स्कूल होने को इस वक्त बैठा हुआ है। तो सोच समझ के कोई भी डिसीजन लिया जाए, गवर्नमेंट से गुजारिश है, क्योंकि ये एक स्टेप बहुत सारे बच्चों को उनकी तालीम से दूर कर देगा, बहुत बड़ी। यानी हर गली में अगर आप देख लें, किसी भी जगह चले जाएं, इचरा बाज़ार चले जाएं, समनाबाद चले जाएं, गुलशन रावी चले जाएं, मॉडल टाउन चले जाएं, डिफेंस चले जाएं, हर गली में, हर जो स्ट्रीट है, कोई ना कोई वहाँ पे ट्यूशन सर्विसेज दे रहा है अपने घरों में। हर घर में दे रहा है। कोई पढ़ी लिखी जिस बच्ची ने BA कर ली है, उसके पास टाइम है, उसके पेरेंट्स कहते हैं चलो आप 3-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो। आपने 1 क्लास के बच्चे को पढ़ाना है ना, जो ग्रेजुएट है वो तो बड़े आराम से पढ़ा लेगी, तो वो उसमें अपनी इनकम भी जनरेट कर रही है और साथ वो उन बच्चों को फैसिलिटेट भी कर रही है। तो आप जब इन सारे सेंटर्स को बंद कर देंगे तो वो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। जो मसला था मरियम, वो था बड़ी एकेडमीज़ का। बड़ी एकेडमीज़ इस वक्त वो वबाले जान है इस मुल्क के लिए। जो हमारी एक रोड है यहाँ जोहर टाउन, वहाँ एकेडमीज़ की भरमार है। अच्छा, उस रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा कैफ़े हैं, उस रोड पे सबसे ज़्यादा वेब सेंटर है, उस रोड पे सबसे ज़्यादा नशे के अड्डे हैं, उसी एकेडमी रोड के ऊपर। उसी एकेडमी से बच्चे निकलते हैं और वो वहाँ जाते हैं और ये बात गवर्नमेंट को काबिल कबूल है, काबिल कबूल है हमें। और ये प्रैक्टिस है, बच्चे इवनिंग में पढ़ना तरजीह देते हैं बजाय इसके कि उनको स्कूल में डिसिप्लिन माहौल में पढ़ाया जाए। इवनिंग में यूनिफॉर्म नहीं है, इवनिंग में पाबंदियाँ नहीं हैं, इवनिंग में गर्ल्स बॉयज़ इकट्ठे पढ़ते हैं, इवनिंग में टीचर आपको लेक्चर बहुत अच्छे देते होंगे, पढ़ाते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन टीचर आपके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि आपने आउटपुट दिया कि नहीं दिया। आपने टेस्ट सिस्टम करना है, आपका टेस्ट सिस्टम पास है फेल है, आप जाने, आपके वालिदैन जाने। ये सिंपल सिस्टम है। ठीक है अज़िया साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।